Hello friends, welcome back to our channel Biologic Studies, and I'm Supriya and I've qualified few of the exams. So I want to speak about the tricks to solve MCQs with the help of TIFR JG Bills का paper. ठीक है? This will be a discussion video on TIFR. Okay, so I will not be taking all the questions, but I will take few of the questions and try to explain that how to approach a MCQ, because MCQ, that is multiple choice questions. Multiple choice question, in every paper it must be written that it is a multiple choice question. Like you are getting four choices, then it is more important to choose a correct answer. It is not important to choose a correct answer, rather, it is more important to eliminate the wrong answers, right? So, in this, we will use this technique only, ठीक है, and we will try to solve the questions, ठीक है. So, मुझे इस बार बायोलॉजी का जो पेपर था वो मोर इंक्लाइंड लगा टुवर्ड्स एनिमल फिजियोलॉजी, अगर मैं CSIR नेट की बात करती हूँ. और अगर मैं बात करती हूँ कि लाइक लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि आप बिल्कुल सॉल्व ही ना कर पाओ, बिकॉज अगर आपने नीट के लिए पढ़ा है तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक है, अगर आपको उसके बेसिक्स थोड़े बहुत याद हैं तो आई एम श्योर आप वो कर सकते हैं. बाकी बायोलॉजी में अगर ये एनिमल फिजियोलॉजी वाला पोर्शन ज़्यादा आया था, तो केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा आए थे, तो वहां से आप कंपनसेट कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी इज, if a person has a memory loss, which part of the brain is most likely affected? So it is hippocampus. फैक्ट बेस्ड है, इसमें कुछ है नहीं समझाने वाला. ठीक है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम जूलॉजी एंड दिस इज नॉट ऑफिशियल की नई रिलीज हुई है, तो आई एम नॉट श्योर दैट आंसर्स आर करेक्ट और नॉट. दीज आंसर्स आर करेक्ट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन सही है, आंसर सही हैं. ठीक है, और दैट्स इट. अगर ऑब्वियस सी बात है कि ऑफिशियल जब की आएगी तभी आंसर्स के बारे में पता चलेगा. द नर्वस सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स डिफर फ्रॉम द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स इन द फॉलोइंग वेज. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज लाइक, अब एलिमिनेट करते हैं आंसर्स. इनवर्टिब्रेट न्यूरॉन्स लैक इलेक्ट्रिक साइनाप्स. इलेक्ट्रिक साइनाप्स लॉस करेंगे तो फिर मतलब वो ट्रांसमिट कैसे करेंगे? नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना. अब इलेक्ट्रिक साइनाप्स है तो फिर एक्शन पोटेंशियल तो आएगा ही, राइट. सो इनवर्टिब्रेट न्यूरॉन्स लैक अ माइलिन शीथ अराउंड देयर एक्सॉन्स, क्योंकि ये हमारे वर्टिब्रेट्स में होता है. हम लोग बहुत ज्यादा श्योर है कि ये हमारे में होता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है. हाँ ठीक है, ये इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होता होगा. नेक्स्ट, acorn worm have been extensively studied as a way to understand evolution of chordates. Evolution of chordates, okay. एवोल्यूशन, कॉर्डेट्स के एवोल्यूशन से है. कॉर्डेट्स किनको बोलते हैं? जिनके पास एक वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कॉर्डेट एफिनिटी फाउंड इन एक्रॉन वॉर्म्स. एक्रॉन वॉर्म्स फिर कौन से होंगे? इनके पास प्रेजेंट होती है प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, रेडियल सिमेट्री प्लान. ये तो हो नहीं सकता बिकॉज ये इनिशियल्स जो इनिशियली आए थे उनके पास था. प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड हॉलो नर्व कॉर्ड. हॉलो नर्व कॉर्ड तो हमारे में होती है, तो ये तो हो नहीं सकता. ठीक है, अब इन दोनों में डाउट है कि ये होगा या फिर ये होगा. ठीक है, तो हमें पता है कि लंग्स से पहले, ठीक है, लंग्स से पहले जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे लाइक ये वॉर्म्स वगैरह, ठीक है, इनके पास गिल स्लिट्स थी. तो आई गेस ये ज्यादा करेक्ट होगा. ये भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. ठीक है, बट आई थिंक फेरेंजियल गिल स्लिट्स होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज मेच्योर वर्टिब्रेट एरिथ्रोसाइट्स ऑलवेज लैक अ न्यूक्लियस. यस, हमारी आरबीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यस, लैक करते हैं न्यूक्लियस. हैव अ बाइकॉन्केव शेप. और यस, अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन में अगर आपको आंसर मिल रहा है तो डोंट जस्ट टिक इट. ठीक है, अगर ए क्वेश्चन करेक्ट है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे के सारे ऑप्शंस रीड करो. ठीक है, हैव अ बाइकॉन्केव शेप. यस, इट इज करेक्ट. यूज
hemoglobin to carry oxygen, yes. So here all of the above is correct. Now अब है कि species at a mountain live on a mountain top are more prone to extinction due to climatic warming. मेरे को as such इसका कोई आंसर मिला नहीं है. I've studied many वो रिसर्च पेपर्स वगैरह कि मतलब क्या होता है. बस मेरे को ये स्टेटमेंट मिली कि यस वो क्यों मतलब ऊपर वाले जो माउंटेन टॉप्स पे जो रहते हैं उनको ज्यादा एक्सटेंशन होता है. अब इसका आंसर हमें मिला नहीं तो फिर एलिमिनेट ही कर सकते हैं. एलिमिनेट करके देख लेते हैं. ऑल आर लॉन्ग लिव्ड अडेप्टिंग टू दीज चेंजेस इन क्लाइमेट. लॉन्ग लिव्ड हैं तो फिर ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर ही रहा है. अगर लॉन्ग लिव्ड हैं अडेप्टिंग टू दीज चेंजेस इन क्लाइमेट इज नॉट पॉसिबल. पॉसिबल कैसे नहीं हो सकता अगर लॉन्ग लिव्ड हैं तो. ठीक है तो ये तो एलिमिनेट कर दो. माउंटेन टॉप्स हैव स्मॉल एरियाज एंड स्पीशीज कैन नॉट शिफ्ट देयर डिस्ट्रीब्यूशन अपवर्ड्स. ठीक है ये हो सकता है कि मतलब ठीक है कि स्मॉल एरिया है. ऑब्वियसली बात है माउंटेन टॉप जो है अगर ऐसा मेरा माउंटेन है ठीक है तो ये ऊपर वाला टॉप वाला एरिया जो है वो ऊपर की तरफ तो नहीं जा सकते ना स्पीशीज. ठीक है करेक्ट है. माउंटेन इरोडिंग ओवर टाइम फिजिकली अनस्टेबल. यस फिजिकली अनस्टेबल होते हैं लेकिन ये वाला स्टेटमेंट हमें ये नहीं बता रहा कि वो मतलब एक्सटिंक्ट कैसे हो रहे हैं. ठीक है मतलब इरोड अगर हो रहा है तो ऐसा थोड़ा ना है कि मतलब सारी स्पीशीज ही वहां से भाग जाएंगी. ठीक है तो ये भी मैं अभी के लिए रख लेती हूँ. माउंटेन टॉप्स हैव लो ऑक्सीजन एंड अडेप्टिंग टू बोथ इंक्रीज्ड टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन इज नॉट पॉसिबल. ओके सो बोल रहे हैं इंक्रीज्ड टेम्परेचर. माउंटेन टॉप पे हमें पता है कि टेम्परेचर क्या होता है. आई एम सॉरी टेम्परेचर क्या होता है कम होता है. राइट सो दिस इज तो एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये मुझे फिजिकली लाइक आंसर देने में सही नहीं लग रहा है कि इरोड हो रहा है और माउंटेन टॉप फिजिकली अनस्टेबल है. फिजिकली अनस्टेबल का मतलब कि कभी भी वहां पे अर्थक्वेक आ जाएगा. ठीक है लेकिन उससे एक्सटिंक्शन का क्या मतलब. एक्सटिंक्शन तब होता है जब हम स्पीशीज को लेके कुछ बात करते हैं. ठीक है तो आई थिंक दिस वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपॉन एक्सपीडिशन टू मार्स द न्यूएस्ट rovers discover microbial life. Okay microbial life. ये on further probing scientists discover that Martian microbes also uses DNA and protein. Okay ये भी DNA and protein को use कर रहे हैं. DNA RNA and protein को use कर रहे हैं. ठीक है researchers changed one nucleotide. Okay इन्होंने रिसर्चर ने एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर दिया. क्या था हमारे पास ATGC. ठीक है एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर दिया एंड रिजल्टेंट प्रोटीन हैड चेंजेस इन 3 एडजेसेंट अमीनो एसिड्स. अच्छा ये बोल रहे हैं कि अगर एक अमीनो एसिड हटाया मतलब एक वो हटाया mRNA है ना तो फिर ठीक है एक अमीनो एसिड हटाया. ठीक है उसकी वजह से क्या हुआ चेंज 3 एडजेसेंट अमीनो एसिड्स. अच्छा 3 एडजेसेंट अमीनो एसिड्स चेंज हो गए. ये इसके हटाने से 3 अमीनो एसिड्स चेंज हो गए. ओके These observations are consistent with the जेनेटिक कोडॉन के बारे में बात कर रहे हैं. अच्छा नॉन ओवरलैपिंग तो नहीं हो सकते बिकॉज हमारे हिसाब से तो अगर एक जाएगा अगर ACG जाएगा ठीक है अगर ये जा रहा है तो फिर ये क्या करेगा नेक्स्ट वाले के साथ वो कर देगा और एक ही इफेक्ट होगा. राइट 3 एडजेसेंट इफेक्ट नहीं होंगे एक इफेक्ट होगा. ये वाला तो सेम ही रहेगा. ठीक है तो नॉन ओवरलैपिंग तो नहीं हो सकता. अब 4 कोडॉन की बात कर रहे हैं एक बार 2 बेस पेयर्स की बात कर लेते हैं. अगर मैंने ये वाला ले रखा है AUG ACG. अगर मैं इसको ट्रिपलेट ले रही हूँ और इसको ले रही हूँ कि ये चला गया है. ठीक है अगर ये 2 बेसिस का कोडॉन है एक ये वाला नहीं ये वाला डिस्टर्ब होना चाहिए और ये वाला तो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए. तो ये भी नहीं होगा.
ठीक है, क्यों? क्योंकि बस फिर ये वाला नहीं होगा ना, अगर ये 2 बेसिस होगा तो ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, देन देखते हैं ओवरलैपिंग ट्रिपल, लाइक यहाँ पे जो मैं देख रही थी कि अगर ये नहीं होगा, मतलब होता है ना कि ह्यूमन ब्रेन हमारा सीधे सीधे कोड ऑन हमें पता है ट्रिपलेट होता है, तो हमारा दिमाग उसी में जाएगा कि वो ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या किया कि ट्रिपलेट को देख के एनालाइज किया, और यस मुझे लगा कि यहाँ पे अगर ये 3 को डिस्टर्ब कर रहा है तो मतलब ओवरलैपिंग होगा तभी डिस्टर्ब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ क्या कर रही थी मैं, कि ये AUG है और ये AUG है, अगर ये चला गया, ठीक है, ये वाला चला गया, तो एक इसने ये वाला डिस्टर्ब किया, दूसरा अगर ये चला गया तो अब ये वाला हुआ, ये दूसरा हो गया। ठीक है, और फिर ये पहले ये होना चाहिए था, अब ये होगा और ये होगा, राइट। तो अब ये कर रहा है सबको, तीनों एडजेसेंट वालों को डिस्टर्ब, सो ये हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड इफ इट इज नॉट क्लियर लेट मी नो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन मतलब आगे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, again this one is from zoology. क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर कंसिडर्ड डिप्लोब्लास्टिक? डिप्लोब्लास्टिक इनिशियली हुआ था तो निडेरियंस होंगे, उनका होगा डिप्लोब्लास्टिक। वाइल कल्चरिंग अ यूकैरियोटिक सेल लाइन यू लेबल्ड रेडियो, यू एड रेडियो लेबल्ड मिथ्योनिन, जो हमारा AUG है और ये एक मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, और ये मिथ्योनिन हमारा रेडियो लेबल्ड है इन द कल्चर मीडियम। आफ्टर एडिशन you are able to cleanly separate the individual organelles at different times. Different time पे वो किया. In which organelle would you detect radioactivity first? अब मिथ्योनिन हमारा, मिथ्योनिन मतलब दिस इज रिलेटेड टू प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का इनिशियल वो है, तो कहाँ पे बनता है प्रोटीन? लाइजोसोम और प्रोटीन का तो कोई कनेक्शन है नहीं, मतलब जहां पे प्रोटीन बनता है ऑब्वियसली फर्स्ट अमाइनो एसिड है ना ये, तो सबसे पहले RER में ही दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो आई गेस दिस इज द करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता, पहले दिखने का तो कोई मतलब नहीं है कि अगर प्रोटीन यहाँ से बन के भले जाए माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन फर्स्ट वाला तो फर्स्ट तो RER में ही दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे प्रोटीन बन रही होगी। ठीक है, एन ऑल्टर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोल रहा है, दैट एन ऑल्टर्ड फॉर्म ऑफ रेप्लिकेटिंग DNA पॉलीमरेज, ओके, DNA पॉलीमरेज है, इसके पास लैक है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या करता है, ये करती है प्रूफ रीडिंग। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं दिस ऑल्टरेशन वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रूफ रीडिंग लैक करेगा, मतलब प्रोग्रेसिविटी का तो कोई मतलब नहीं है, म्यूटेशन रेट इंक्रीज कर देगा, यस। ठीक है, इनएबिलिटी टू रेप्लिकेट DNA, मतलब कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज पॉलीमरेज एक्टिविटी तो है ना, एलिमिनेट कर दो। रिमूव RNA पॉलीमरेज, नहीं, कौन सी एक्टिविटी करती है RNA पॉलीमरेज? 5' to 3'। ठीक है, अ माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेशन इज डिटेक्टेड इन मेन, किसमें निकाला है म्यूटेशन? माइटोकॉन्ड्रिया की म्यूटेशन है मेन में। ठीक है, दिस म्यूटेशन इज ओनली लीथल बियॉन्ड द एज ऑफ 70, beyond the age of 70 he marries a woman who does not carry a mutation, and they then have children. What percentage of granddaughters would be carrier of this mutation? ये लोग पूछ रहे हैं कैरियर्स, कैरियर्स किसमें होती है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव शो करता है कैरियर, राइट राइट। एक्स लिंक मतलब कोई भी जो रिसेसिव डिसऑर्डर है वही शो करेगा। रिसेसिव की तो बात की नहीं है, माइटोकॉन्ड्रियल की बात की है। माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहाँ से जाता है? मैटरनल इनहेरिटेंस शो करता है ना। मतलब अगर फादर इन्फेक्टेड होगा तो फादर से किसी को भी नहीं जाएगा। ठीक है, सो 0%। आई होप दिस इज क्लियर। If you are new to our channel, please subscribe to our channel. So next question is, over time, crack and damages occur in concrete. One way to repair this is
by introducing microbes. Okay, microbes को introduce किया गया है. This is a fact based question. I don't think कि यहाँ पे मैं कुछ explain कर सकती हूँ. So यहाँ पे I think bacillus species होती हैं जो कि मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस करती हैं वहाँ पे, और उसके थ्रू ये कॉन्क्रीट्स को सेल्फ हील करवाती हैं. E. coli was engineered to express two different fluorescent proteins, that is green fluorescent protein and red fluorescent protein, under identical promoters. Okay, this strain is engineered such that two protein express at a ratio of 1:1 and yellow color के bacteria इसकी colony दे रहा है. As the culture grows further over time, which is the most likely scenario, assuming, read this question, assuming that neither GFP or RFP confers any kind of selection pressure, कोई selection pressure culture media पे नहीं लग रहा है, ठीक है. 1:1 का रेशियो है और येलो कॉलोनीज है इनिशियली, ठीक है. दोनों सेम आइडेंटिकल प्रमोटर्स पे, मतलब दोनों सेम इक्वली ग्रो करेंगे, मतलब मेंटेनेंस होगी 1:1 रेशियो की, दस द कल्चर विल रिमेन येलो. ओके, मतलब सेम ही रहेगा ना. अगर बैक्टीरिया मेरा ग्रो कर रहा है, सेम ही प्रमोटर है, सेम ही सब कुछ है, तो फिर वो अलग अलग तरीके से कैसे करेगा? कोई एक दूसरे को रिप्रेस थोड़ी ना कर रहा है ना. ये तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कन्फर्स एनी काइंड ऑफ सिलेक्शन प्रेशर. ओके, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मेरे को भी नहीं आता खैर. इसमें क्या है कि क्योंकि मैंने कभी भी सीलिया का मूवमेंट पढ़ा नहीं, लेकिन मैं इसमें बस एलिमिनेशन से कोशिश करती हूँ. दैट अ विस्कस सीलिया है मूव इनसाइड द फ्लूइड. ओके, ये जो इसके अंदर फ्लूइड है और यहाँ पे सीलिया, और सीलिया मूव कर रहा है फ्लूइड के साथ. सीलरी मोशन में क्या होगा? सीलरी मोशन क्या होता है? सीलिया के मूवमेंट को सीलरी मोशन बोलते हैं. द विस्कस friction coefficient of the motion of cilium parallel to the axis is smaller than the viscous coefficient for the motion of cilium perpendicular to an axis. अगर viscous friction coefficient for the motion of cilia parallel to the axis, अच्छा यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं. एक है viscous force of friction coefficient of motion of cilia, एक है for the cilia और एक है for the this viscous force coefficient for the motion of cilium. ओके, यहाँ पे तो ये दोनों सेम बात कर रहे हैं. एक बोल रहे हैं पैरेलल टू द एक्सिस है, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है. एक पैरेलल टू द एक्सिस है और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, ठीक है. स्मॉलर और ग्रेटर की तो बात हुई नहीं है. Sorry, I'm not sure about this question, so I cannot answer this question right now. I have to read about this, and if you know about this question, do let me know as well. Next question पे चलते हैं. I'm extremely sorry, मुझे वो question नहीं आता. Okay. तीन जीन्स हैं A, B and C, ठीक है. और percentage of crossover between AB is A, B के बीच में है 20%, एंड बी एंड सी के बीच में है 28%, एंड ए एंड सी के बीच में 8%. तो ए एंड सी ऐसे तो हो नहीं सकता, मतलब बी एंड सी सबसे दूर है क्योंकि इनके बीच में है 28%, ठीक है. एंड उसके बाद आता है ए एंड बी के बीच में कितना है 20%, एंड ए एंड सी के बीच में है 8%. हो रही है बी ए सी करेक्ट आंसर है, ठीक है. Cooperation including seemingly altruistic behavior can be advantageous when there is reciprocity. altruistic behavior क्या होता है? altruistic behavior होता है जहाँ पे हम लोग मतलब हम लोग क्या, एनिमल्स अपने किंग्स को बेनिफिट करवाते हैं, ठीक है. इसमें क्या होता है? जहां पे रिलेशन और बेनिफिट ज्यादा हो कॉस्ट से, ठीक है, तभी होता है एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, ठीक है. अब ये तब एडवांटेजेस है जब रेसिप्रोसिटी भी है, मतलब ये अगर इसको बेनिफिट कर रहा है तो ये इसको
वापस से भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि इस वाले रिलेशन से इसको बेनिफिट वापस मिलेगा. This therapy is sorry. This theory of reciprocal altruistic provides in one explanation for cases of seamlessly altruistic behavior by various animals. Okay. लाइक ओके ठीक है. जो वेम्पायर्स करते हैं, क्या करते हैं ये लोग कि अगर इनके आसपास वाला बैट भूखा है तो ये जो इन्होंने ब्लड सक कर रखा है ये अपना ब्लड उसको फीड करवा देते हैं. ठीक है, फीड करवा देते हैं बाय सिंपल लाइक बाय वॉमिट और समथिंग ऐसा करके कुछ होता है और उससे ये वापस दे देते हैं उनको ब्लड. ठीक है. अब which of the following condition this theory cannot be used? Okay, पूछ रहा है cannot be used. Read the question very carefully कि ये cannot पूछ रहा है और can पूछ रहा है. Is an animal is an invertebrate? हो सकता है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है. The animal is distributed such that repeated encounters between the co-species is rare. मतलब ये क्या मतलब हुआ. अगर वो रेयर होगा तो फिर वो क्यों एक्सपेक्ट करेगा कि भैया मेरे को मैंने जो काम किया है इनके लिए वो वापस मेरे को देगा. रेसिप्रोसिटी का तो मतलब ही फिर चेंज हो गया ना. अगर उसको मिलना ही नहीं है वापस से क्या देगा वो. यहाँ पे तो पूरा रिलेशन लेन देन का चल रहा है. ठीक है, मतलब लेना है, मतलब पहले इन्होंने एक फेवर लिया एंड देन उसको रिटर्न किया. रिटर्न तभी करेंगे ना जब वो होंगे. तो भैया ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है और यही एक करेक्ट आंसर है कि मतलब ये एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा कोऑपरेटिव बिहेवियर. ठीक है, आई होप समझ आया ये. नेक्स्ट, ओके, दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल द इंटरव्यूअर्स ऑफ टिफर. लाइक टिफर के इंटरव्यूज में ये वाला क्वेश्चन पक्का पक्का पूछा जाता है. ठीक है, टिफर का इंटरव्यू हो गया, बाग का इंटरव्यू हो गया, मतलब पक्का पक्का तो स्टैंप लगा के नहीं बोल सकती मैं, बट हाँ पूछा जाता है. ठीक है, अब ये पहले इंटरव्यू में पूछते थे, अब इन्होंने सोचा कि कम ऑन के बहुत कॉमन हो गया क्वेश्चन, सो लेट्स पुट दिस इन एग्जामिनेशन ओनली. सो द मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ द डेंसिटी इज दिस मच. अगर डेंसिटी इतनी है तो कितना होगा. इसको सॉल्व करोगे अगर आप, मोलैरिटी निकालनी है. मोलैरिटी इज गिवन मास over molecular mass into 1000. ठीक है, डेंसिटी इतनी बता रहे हैं. डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम. ठीक है, अगर मैं मीटर क्यूब ले रखा है तो मैं उसको 1 लीटर ले सकती हूँ. ठीक है, 1 लीटर ले सकती हूँ तो मतलब गिवन मास कितना है हमारा 1000 ओवर 18 करोगे आप तो हाउ मच यू विल गेट. आई गेस यू विल गेट 55 अराउंड. मैं वेट कर रही थी कि आप सॉल्व करोगे, देन आई थॉट कि दैट आई एम नॉट लाइव सो आई नीड टू टेल द आंसर. ओके, सो दिस इज 55, सॉरी 55. ओके, सिंपल ऐसे ही वो करना है. ठीक है, सॉल्व. के कैट बाय के एम सिग्निफाई क्या करता है. केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बट सिंपली फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन पार्ट्स. ठीक है, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ. सारे के सारे बायोकेमिस्ट्री के ही क्वेश्चन है. ठीक है, के कैम बाय के क्या क्या कहता है, टर्नओवर नंबर बताता है ये, है ना. क्या बता रहा है ये कि मतलब टर्न एंजाइम ज्यादा काम कैसे करेगी अगर उसकी स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम फॉर डिफरेंट सबस्ट्रेट. आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर. रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है. रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन नो. मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन नो. मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, Km इज तो हाफ ऑफ V max. ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ ऑफ V max, बिल्कुल भी नहीं. टर्नओवर नंबर ऑफ द एंजाइम, मतलब एंजाइम की बात हो रही है. एंजाइम की स्पेसिफिसिटी बताती है विद डिफरेंट सबस्ट्रेट्स. ओके, जितना ज्यादा एंजाइम एक सबस्ट्रेट के
Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी, कि कितनी एफिनिटी से बाइंड कर रहा है। जितनी ज्यादा एफिनिटी उतना कम Km, उतनी ज्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन लगेगी। अगर एंजाइम की एफिनिटी ज्यादा है मेरे सबस्ट्रेट से बाइंड करने की, तो Km कम होगा, मतलब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम लगेगी। ऑब्वियस बात है ना, मेरे पास ये रही एक एंजाइम, ठीक है, एक एंजाइम के लिए ये सबस्ट्रेट है। अब मेरा ये सबस्ट्रेट इस पे बाइंड कब करेगा, क्योंकि जब इस एंजाइम की एफिनिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर एफिनिटी बहुत ज्यादा होगी, एफिनिटी बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने कम भी डाली तो भी चलेगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कम भी डाली तो भी चलेगा ना, ठीक है, क्योंकि एफिनिटी ज्यादा है। बस यही बताता है। Which one of the following statement is wrong? Wrong बताना है हमें। Cellulose is a polysaccharide. Uracil is pyrimidine. Serine is sulfur containing. ये तो सही है, ये तो सही है, pyrimidine ही होता है, ठीक है। ये है प्यूरिन्स हमारे, ये हैं pyrimidines हमारे। प्यूरिन्स कौन से होते हैं? T और U और C, ठीक है। प्यूरिन्स के पास डबल मेंबर्ड रिंग होती है, 2 रिंग्स होती हैं, ठीक है। सीरीन इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सीरीन होता है सल्फर कंटेनिंग? बिल्कुल भी नहीं, सिस्टीन होता है सल्फर कंटेनिंग। सो आ गया हमारा करेक्ट आंसर दिस, मतलब ये रॉन्ग है, मतलब आंसर के लिए सही है। सो इसका आंसर होना चाहिए सी। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन जो अभी मैं बोल रही थी कि टेबल दे रखी है हमें एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की, और ये बोल रहे हैं कि एस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ये है, वी नॉट ये है हमारा, अप्रोक्सीमेट Km बतानी है, अप्रोक्सीमेट Km बतानी है, ठीक है। तो हमें क्या पता है Km क्या होता है? Km इज कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ ऑफ Vmax। तो पहले मेरे को Vmax देखना है। Vmax देखो मैक्सिमम कौन सा है, ये Vmax हो गया। Vmax का आधा 280 का आधा हो गया 140 देखो उठा के, ये रहा। अब इस पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वही Km होता है, ये देख लो, आ गया आंसर, वेरी इजी। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि बायोलॉजी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, और यस थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, हमेशा से उसका लेवल थोड़ा ज्यादा ऊपर था, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में उन्होंने उतने ही सिंपल क्वेश्चन दे दिए। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। इफ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। यू नो दिस कि Km इज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ ऑफ द Vmax। Vmax देखा, हाफ किया, हाफ ऑलरेडी दे रखा है, तो वही हुआ, ठीक है। ओके चलो, ये फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम फेवरेट दिस, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज डैम 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, डीबीटी की बात कर लो, आईसीएमआर की बात, डीबीटी की बात कर लो, आईसीएमआर, सीएसआईआर, किसी की भी बात कर लो, ये एक टॉपिक है जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। बहुत ढंग से पढ़ लो इसको। इज नॉट करेक्ट बता रहे हैं। अब ऑक्सीजन बाइंड्स टू द पोर्फायरिन लिगेंड ऑफ द हीम ग्रुप। नो नो, चलो पहले इसमें अगर श्योरिटी नहीं है तो फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं। इस ऑक्सीजन बाइंडिंग इज सेंसिटिव टू पीएच। यस इट इज सेंसिटिव टू पीएच। अगर मैंने पीएच बढ़ाया या घटाया तो मेरा राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक एज इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन विद ग्रेटर एफिनिटी देन ऑक्सीजन। यस, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की शॉर्ट कॉन्सेंट्रेशन भी काफी होती है मेरे हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए। सो दिस इज करेक्ट। हीमोग्लोबिन बाइंडिंग, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज रिवर्सिबल। यस, तभी तो आर स्टेट और टी स्टेट होती है ना। आर स्टेट और टी स्टेट जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये वाला साइन बनाते हैं ना। यस इट इज रिवर्सिबल, दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट रॉन्ग आंसर कौन सा हुआ? पोर्फायरिन लिगेंड से बाइंड करना। ये पोर्फायरिन लिगेंड से बाइंड नहीं करता, यही करेक्ट आंसर है और यही है इसका आंसर। किससे बाइंड करता है ये? किससे बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन बाइंड करता है
यहाँ पे ऑक्सीजन, एक साइड से ऑक्सीजन से बाइंड करता है और यहाँ पे हीमोग्लोबिन की रिंग्स से बाइंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे होती हैं पोरफायरिन रिंग्स, है ना, मतलब ये आयरन से बाइंड कर रहा है। ओके, सो आयरन इज सैंडविच्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, यू कैन से दिस, ठीक है। एंड पोरफायरिन रिंग बस उसका एक बेस बना रहे हैं, मतलब आयरन को होल्ड करके रख रहे हैं बीच में, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. आई थिंक दिस इज फ्रॉम जनरल सेक्शन. अरे वाह, क्या बात है, आपको तो जनरल सेक्शन में भी मिल गए क्वेश्चंस इसके. If only two nucleotide A and G occur in 4 bases. ओके, अगर 4 बेसेस हैं हमारे और 4 में प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि लाइक 64 कोडॉन्स तभी आए थे ना जब हम लोगों ने बोला, सॉरी 3⁴ 3 होगा ना, नो 4:4 शिट, मैं कंफ्यूज होगी इसमें तो मतलब नहीं 4:3, हाँ इसका, अरे यार इसको कैसे लिखेंगे, 4⁻3. ओके, जब मैंने बोला कि ट्रिपलेट होना चाहिए मेरा कोडॉन, तब मैंने क्या किया था कि 4 बेसिस को लेके मैंने उसको 3 बार यूज किया प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, और मेरे पास आया 64 कोडॉन्स, ठीक है। तब मैंने बोला कि यस मेरा कोडॉन ट्रिपलेट है ना। सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, ठीक है। तो अगर एजी है, ठीक है, तो क्या होगा, 4 × 4 that is 16. Okay, so 16 is the correct answer. Okay, please bear me for this, I'm extremely sorry for this. ये मैंने यहाँ पे लिखा है, करेक्ट लिख देती हूँ कि 4 मेरे न्यूक्लियोटाइड्स है और इसको मेरे को मैं 3 उसमें लिख सकती हूँ, मतलब 3 प्लेसेस पे अगर मैं लगाऊंगी तो 4 × 4 × 4 होगा, एंड दिस विल बी गिविंग मी 64 कोडॉन्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कि एक मेमेलियन सेल टाइप है, ये भी जनरल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और ये बोल रहा है कि मेमेलियन का सेल टाइप है, हैज 1.2 मीटर का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. द टोटल टाइम टू डुप्लीकेट इज, डुप्लीकेट करने के लिए टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, 5 आवर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है हाउ मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशंस इफ द रेट ऑफ डुप्लीकेशन इज, ओके, पहले इसको यूनिट सेम कर लेते हैं, 16 माइक्रोमीटर्स है, तो इसको माइक्रोमीटर्स में अगर मैं लिखूंगी तो 1.2 × 6 ये लिखूंगी, माइक्रोमीटर्स हो गया ये, ठीक है। और 5 आवर्स का मेरे को टाइम दे रखा है, अगर 1 मिनट में ये 16 माइक्रोमीटर डुप्लीकेट हो रहा है तो 5 आवर्स मतलब 5 × 60 दैट इज 300 मिनट्स. तो 300 मिनट्स में कितना होगा, 300 मिनट्स इज इक्वल्स टू 16 × 300, कितना आएगा ये, 4800, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे जो हमें फाइनल लेंथ दे रखी है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, 1 2 3 4 5 and 1 more 6, 4800. So this will go with this. अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो you will get 250. So you need to have 250 this. ठीक है, मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, 250 आंसर आएगा. ओके, इफ यू लाइक आवर वीडियो, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी इफ आई स्किप्ड सम क्वेश्चंस है, ठीक है। और अगर आपको आगे वो वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो
Do like it. Thank you so much. Bye bye.